हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और एक्सप्लेन अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7. आज हम अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे. चैप्टर 7 जो है अपना, वो हमारा बेस है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी के एप्लीकेशंस के बारे में इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे. तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चंस, आपको पता है आपका एग्जाम पैटर्न जो है उसमें भी आपने देखा होगा, हमारे सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको हिंदी में बोलते हैं हम बहुचयनात्मक प्रश्न. तो सबसे पहले हम इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है. ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, अगर बोले इसको इंग्लिश में, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है? तो इनमें से देखो, ई नागरिक, ई परिवहन, ई रिक्शा, ई शिक्षा, सॉरी, ई नागरिक मतलब ई सिटीजन, ई परिवहन, ई ट्रांसपोर्ट, ई एजुकेशन, या फिर इनमें से सभी. आपने देखा भी होगा चैप्टर में कि जो ई शासन जो है हमारा, वो हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब सारे ऑप्शन हमारे ठीक हैं. तो उक्त सभी ऑप्शन हमारे क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है. ऑप्शन है ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग, या फिर ई कैफे. अगर इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में बोला जाए, विच प्रोग्राम प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ डिजिटल सर्विसेज टू ईच सिटीजन. हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान कौन करेगा? डिजिटल भारत. आप आंसर आ जाएगा हमारा डिजिटल भारत. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच प्रोग्राम ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एट वन प्लेस. मतलब एक ही जगह पे ज़्यादातर फैसिलिटीज हमें मिल जाए. ऑप्शन में है डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र, या फिर ई सुविधा. आप इसको ओबियसली जानते होंगे, ई मित्र इसका ऑप्शन आ जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है. विच थिंग इज नॉट यूज्ड इन ई लर्निंग. इसमें क्या है, जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं और एक हमारे कंज्यूमर हैं, इन दोनों के बीच में इंटरलिंक कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? ई शासन, ई पुलिस, ई प्रजातंत्र, या फिर ई वाणिज्य. ई बिजनेस जो है हमें इस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है. गॉट इट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है, मतलब विच थिंग इज नॉट यूज्ड इन ई लर्निंग. आंसर के ऑप्शंस गिवन है आपके क्वेश्चन के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुस्तकें, डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. पढ़ने के लिए ई लर्निंग जो है हमारी, उसके लिए कौन सी बेटर है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, या पुस्तकें होंगी, या डिजिटल पाठ्य सामग्री होगी. तो हमारी क्या हो जाएगी? कौन सा ही नहीं यूज़ होता है? ये जो पुस्तक है ये तो हम ऑफलाइन मोड में यूज़ करते हैं ना, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये दोनों की दोनों हमारी क्या है? ई लर्निंग में यूज़ होती हैं. ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये था हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन गिवन मिलेंगे. आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना है. आंसर आपके सामने होंगे, उनमें से आपको आंसर चूज़ करना है. नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, एमसीक्यू अपने कंप्लीट हो गए. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे 1 लाइन वाले ही, 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन इसमें आपको आंसर खुद से देना होगा. क्वेश्चन है, आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आईसीटी की हेल्प से, और अगर इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में बोलेंगे, विच मीडियम ऑफ आईसीटी. आईसीटी का ऐसा कौन सा माध्यम है जो कि यूज़ किया जाता है? इज़ यूज टू इंक्रीज एक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज
को हम एक्सेस कर पाए जिससे, तो वो हमारा हो जाएगा ई गवर्नेंस। उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ई गवर्नेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, भारत में डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है अपना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। अगर इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो उसका आंसर देखो, उसको कैसे बोलेंगे आप, What is the name of program which is started for strong digital utility in India? तो वो हमारा क्या आएगा, डिजिटल इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उस केंद्र का नाम बताइए जहां विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। आपको पता भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर ई मित्र। नेम ऑफ द मीडियम, नेम द सेंटर विच आर हैविंग फैसिलिटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ए सिंगल प्लेस, तो उसका आंसर है हमारा ई मित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं, ई शॉपिंग। अगर आपको इंटरनेट के थ्रू आपको क्या करनी है, शॉपिंग करनी है, परचेज करनी है आइटम्स को। नेम द मीडियम टू परचेज एनीथिंग थ्रू इंटरनेट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ई कॉमर्स बोल देते हैं, ई शॉपिंग बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहा जाता है? उसको हम क्या बोल देते हैं, ये छोड़ देना, इसको बोलते हैं हम OTP। क्या बोल देते हैं, OTP। आंसर यहाँ पे गलत है, इसका आंसर होता है हमारा OTP, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं उसको, वन टाइम पासवर्ड। जो वन टाइम पासवर्ड, OTP आपको पता है ना, वन टाइम पासवर्ड होता है वो। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमें OTP देना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा OTP, दैट इज वन टाइम पासवर्ड। बैंक खाते की चाबी ये नहीं होता। नेक्स्ट, अभी हमने MCQ क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमने यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और ये सारे के सारे अभी जो करे हैं हमने वो हमारे 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये हमारे 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु प्रतिपादन तंत्र क्या होता है? एक बिंदु प्रतिपादन मतलब हम क्या बोल देते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम? सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखो, एक बिंदु प्रतिपादन मतलब सिंगल पॉइंट डिलीवरी जो बताया था अभी, ये एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार द्वारा आम जनता को मुख्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और ये सेवाएं कौन कौन सी हैं, ये टॉपिक मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जो एक बिंदु प्रतिपादन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से ई शासन के अंतर्गत सरकार के द्वारा आम आदमियों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। उन सारी फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर पाएँ तो वो हमारा क्या होता है, एक बिंदु प्रतिपादन तंत्र, मतलब उसको क्या बोल देते हैं, सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं इंक्लूड हो सकती हैं, ई नागरिक, ई परिवहन, ई औषधि, ई शिक्षा, ई पंजीकरण, ई शासन सचिवालय, ई पुलिस, ई न्यायालय और ई प्रजातंत्र। ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी, ये सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम में हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अगर इन्हीं लाइन को आप इंग्लिश में भी लिखना चाहोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ई गवर्नेंस इज नोन एज सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम विच प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज लाइक ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई ट्रांसपोर्ट? ठीक, ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन का पंजीकरण, कि हमें अगर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपने किसी भी व्हीकल का, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, चालक के लिए आज्ञा पत्र जारी करना, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अगर प्रोवाइड करना है तो वो भी हमारा इसी ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा टैक्स और डिपॉजिट्स वगैरह अगर हमें सबमिट करने हैं, दैट इज़ कोई भी कर है या कोई भी शुल्क जमा करना है, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारी ई ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आ गई हमारी, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, टैक्स एंड डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ई पुलिस से क्या अभिप्राय है? ई पुलिस से क्या अभिप्राय है, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय ई पुलिस? ठीक है, ई पुलिस के अंतर्गत 2 प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। ई पुलिस जो होता है उसके अंदर हमारे 2 तरह के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं।
प्रथम प्रकार के डाटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी स्किल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। नेक्स्ट है, दूसरे प्रकार के डाटाबेस में अपराधियों की जानकारी, उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी या फिर अपराध करने के तरीके तथा उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचनाएं केंद्रीय डाटाबेस में रखी जाती हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी अपराधी की उपलब्ध समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अब देखो, ई पुलिस का क्या अभिप्राय है या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ई पुलिस। तो उसका अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो ई पुलिस जो है हमारी एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करती है जो हमें बेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जिससे हमें मिल जाता है। इसमें बेसिकली दो तरह के डाटाबेस होते हैं। एक डाटाबेस तो ऐसा होता है जिसमें हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या जितने भी पुलिस में जो कांस्टेबल या जितने भी पुलिस वाले हैं उन सब का डाटा हमारे पास होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऑफिसर है वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो और हमें मान लिया टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए हमें कोई चाहिए, साइबर कैफ़े के या मतलब कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो हम उस डाटाबेस से चेक करेंगे कि कौन सा ऑफिसर ऐसा है जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिल जाएगी और उस पर्टिकुलर ऑफिसर को हम रिक्रूट कर देंगे, डेप्यूट कर देंगे उस काम के लिए जो टेक्निकल बेस पे अगर काम करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी होती है, एक डाटाबेस में जानकारी होती है सभी पुलिस वालों की। एक तरह का डाटाबेस ऐसा होता है जिसमें जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह होंगे ना उन सब की जानकारी होगी कि उन्होंने पहले भी कोई अगर अपराध किया है या नहीं किया है या फिर वैसे ही चोरी वगैरह की है, फर्स्ट टाइम की है, उन सब का डाटाबेस तैयार होता है जिससे उसके बारे में हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डाटाबेस से। ठीक है, डिजिटल सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजिटल पावर। डिजिटल इंडिया जो है उसका मेन काम क्या है कि कनेक्ट करना है इंडिया को डिजिटली। ठीक है, इंडिया में सभी फैसिलिटीज़ को हमें डिजिटली क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि हम डिजिटली कनेक्ट हों और डिलीवर करें गवर्नमेंट के प्रोग्राम को और सर्विसेज को ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो क्या होगी, इन्हांस होगी। ये है हमारा डिजिटल सशक्तिकरण का मेन काम। इसका मेन काम क्या है, और भी चीज़ें क्या है इसके अंदर, सारे गाँव को आपस में कनेक्ट करना, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कई सारे ऐसे इसके अंदर प्लान किए गए थे। देखो, अगर प्रॉपर वे से अगर आपको रीड करना है, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है। ये भारत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है। इसका मेन मोटिव क्या है, भारत को डिजिटल लिहाज से क्या करना है, मजबूत बनाना है। इस अर्थव्यवस्था को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। डिजिटल इंडिया एक ऐसा ब्रॉड कार्यक्रम है, ब्रॉड प्रोग्राम है जो मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट हमारे ऑफिसेज हैं या फिर जितने भी विभाग हैं उन सबको क्या कर देता है, कवर करता है। इसके अंदर बेसिकली अलग अलग तरह के आइडिया, अलग अलग तरह के पॉइंट्स जो हैं उनको एक ही पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको वो ऑनलाइन मिल पाए। ठीक है, ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्य का समन्वय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। डिजिटल इंडिया जो है उसको कंट्रोल जो कर रहा है वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करता है। डिजिटल इंडिया जो है उसका उद्देश्य है, उसका जो विजन जो है वो 3 प्रमुख क्षेत्रों पे केंद्रित है। कौन कौन से हैं? ये है हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन और सेवाओं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। मतलब इसका मेन पॉइंट है कि हर एक जो इंसान है उसके पास सभी फैसिलिटीज़ हमारी मिल जाएं। ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स जो है इसका अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। इसका काम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट।
ये काम है किसका? ई कॉमर्स का। ये जो ई कॉमर्स जो होती है ना, इसमें बेसिकली हमारे क्या है, जितने भी हम प्रोडक्ट हैं या जितनी भी फैसिलिटीज़ हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ये होता है हमारा ई वाणिज्य। ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम बाय फेस टू फेस शॉप पे नहीं जाना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो भौतिक संपर्क अगर हम नहीं कर पाते, नहीं जा सकते हैं किसी भी टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन उन चीज़ों को परचेज कर लेते हैं या कोई फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। तो ये सारा हमारा ई वाणिज्य के अंतर्गत आता है। और अगर अब बोला जाए ई बिजनेस बोल दो या फिर ई कॉमर्स बोल दो, ये दोनों टर्म एक सेम ही है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए ना ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस, ठीक है, इन दोनों का पर्पज सेम ही है। ऑनलाइन बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो आप, कोई भी सर्विस लगा लो, उसको प्रोवाइड करना। ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन उसको देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे बाकी प्रोडक्ट से, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसको आप परचेज कर लोगे। कैश COD भी होता है कई बार, या फिर पहले पेमेंट दे के होता है, वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ई वाणिज्य मतलब ई कॉमर्स बोल दो या फिर इसको ई बिजनेस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक ओवर द इंटरनेट, वो हमारी क्या हो जाती है, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक। इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ओवर द इंटरनेट। देखो, किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। और इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर उससे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग बोल दो, मोबाइल बैंकिंग बोल दो, नेट बैंकिंग बोल दो या फिर ई बैंकिंग बोल दो। ये सारे हमारे इंटरनेट बैंकिंग के ही नाम हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग साइबर कैफे में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि साइबर कैफ़े में क्या होता है ना, आपके वहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप चलते हो तो आपके पीछे आपके कदमों के निशान होते हैं, वैसे ही अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ई बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके फुटप्रिंट्स, वहाँ पे आपका डाटा वहाँ पे हिस्ट्री में रह जाता है, जिससे जो भी फ्रॉड जो होते हैं वो आपके डाटा को क्या कर सकते हैं, चोरी करके और आपके बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेफ़ नहीं है कि हम साइबर कैफ़े वगैरह में जाके इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करें। साइबर कैफ़े में अपनी यूज़र आईडी या पासवर्ड की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपेक्षाकृत सरलता से प्राप्त हो सकती है। इंटरनेट फिशिंग की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग साइबर कैफ़े में नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जो साइबर कैफ़े वगैरह जो है, वहाँ पे कई ऐसे स्कैमर्स होते हैं और हैकर्स होते हैं जो कि वहाँ के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू, उस कंप्यूटर पे अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे और उससे आपके डाटा को चोरी कर लेंगे। मतलब आपके पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो इससे हमें बचना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना साइबर कैफ़े वगैरह में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको, शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग से क्या तात्पर्य है? ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? आजकल ई लर्निंग के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो ई लर्निंग हो जाती है। अगर आपको मान लिया कोई भी एक एस्पिरेंट है, वो अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विधि या एक से अधिक विद्या के मिश्रण का उपयोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए कर सकता है। शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग भी इनमें से एक है। इसमें जो एस्पिरेंट होते हैं वो पूर्णतः कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। मतलब बेसिकली इसका काम क्या है, ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन था ये बुक में तो मैंने इसलिए इसको
लिया है साथ में कि ऑनलाइन लर्निंग से ही बेसिकली लर्निंग के बारे में बताना है कि जो बेसिकली अपना सारा जो कंटेंट है वो कहाँ से ले रहा है, ऑनलाइन सीख रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑनलाइन लर्निंग, शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ई लर्निंग से में प्रयुक्त होने वाले साधनों के नाम बताइए कि अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करनी है, ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी आपको यूज़ होती है, ठीक है ना, कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो ई लर्निंग में आपको हेल्प करती है। आपको इंटरनेट, ठीक है ना, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप या फिर ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है, और इंटरेक्टिव टेलीविज़न वगैरह, इंटरेक्टिव टेलीविज़न टीवी वगैरह जो होते हैं, सीडी रोम आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखो कॉमन एलिमेंट जो ई लर्निंग के लिए हमारे हैं वो सबसे बेसिकली अगर आप देखोगे किस किस की ज़रूरत पड़ती है आपको, इंटरनेट तो होना मस्ट है ना। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तब भी आपको ऑनलाइन अगर स्टडी करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ, ठीक। ये हमारी ई लर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज आपने चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, हमारे क्लास 9 का चैप्टर 7 है कंप्यूटर का, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। इसमें क्या है, हमने इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं जो कि दोनों ही हमारे 1 मार्क्स के हैं, और नेक्स्ट हमने पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।